support. Thank you and God bless you all. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, sister, for your encouraging words. Now, I request our convener, Dr. Anupama Srivastava, to throw some light upon our theme for this webinar, Shastriya Sangeet और मनोभाव. थैंक यू सायरा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पंडित रितेश मिश्रा जी, हमारी बहुत ही प्रिय प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर रोजिली, जिनकी शानदार मुस्कान जो होती है वो हमेशा हमें किसी भी कार्यक्रम को सफल और संपन्न कराने में हमेशा उत्साहित करती रहती है। तरन्नुम सोसाइटी के तमाम मेंबर्स, जिनको मैंने सिर्फ 1-2 बार पूछा था कि क्या आप लोग कोई ऐसा आयोजन कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिखाया। तो आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मुझे मालूम है ये सेशन सक्सेसफुल होने ही वाला है। आपके लिए एक शेर भी है कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो तरन्नुम, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इनके साथ साथ जेएमसी के तमाम फ्रेंड्स, कोलीग्स जो यहाँ पर बैठे हैं, म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ को तो मैं जान पा रही हूँ, कुछ को नहीं जान पा रही हूँ। सबके लिए हमारी प्यार भरी गुड इवनिंग, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल, और आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब हम बात करते हैं कि जो हमने विषय चुना है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं, बल्कि उन सबके लिए है जो किसी न किसी रूप से संगीत से जुड़े हुए हैं। ये विषय उनके लिए भी उतना ही रुचिकर और लाभप्रद हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर विविध भाव होते हैं, और यही भाव यानी इमोशंस आगे चल करके हमारी अनुभूतियों का निर्माण करते हैं। और यही भाव जब परिमार्जित हो जाते हैं, जब उत्कृष्ट हो जाते हैं, जब हमारा हृदय मुक्तावस्था में चला जाता है, तो हमें आनंद प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कई साधन हैं जो इसकी सहायता करते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपसे शास्त्रीय संगीत और संगीत क्या है, मेरी नजर में ये भावों और शास्त्रीय रागों की एक खूबसूरत सी सरगम होती है शास्त्रीय संगीत, जितना भी मैंने इसे समझा है। तो संगीत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? संगीत का जो मूल आधार है वो ध्वनि है दोस्तों, साउंड। हम चारों ओर तरह तरह की ध्वनियों से घिरे हुए हैं। योग शास्त्र में भी कहा गया है नाद ब्रह्मा, यानी जो ध्वनि है वही ईश्वर है। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है और संपूर्ण जो ब्रह्मांड है या जगत है, वो एक ध्वनि या एक वाइब्रेशन, आंदोलन या कंपन ही है। इसे प्रत्येक इंसान जो है वो अवश्य महसूस करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी ध्वनियां हमारे आसपास मौजूद हैं, वो हम पर असर डालती हैं या डाल सकती हैं। अब वो कैसी हैं, कैसी नहीं है, इसका चुनाव हम शायद इस सेशन के बाद बखूबी कर सकते हैं। तो ध्वनि की इसी समझ से जन्म हुआ है भारतीय शास्त्रीय संगीत का। अगर आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखेंगे, जिनमें से एक हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि वो उपस्थित भी हैं, पंडित रितेश मिश्रा जी, तो जो शास्त्रीय संगीत से गहराई से जुड़े होते हैं, तो वो आपको लगेगा कि वह स्वाभाविक रूप से ही मेडिटेशन की फॉर्म में है, यानी ध्यान में वो हमेशा रहते हैं, उसी अवस्था में रहते हैं। तो इस संगीत को महज मनोरंजन के साधन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, ना ही देखा गया है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, स्पिरिचुअल मेथड है, और उसमें एक साधन की तरह से इसका प्रयोग किया जाने की तरह से इसकी इजाद की गई। वास्तव में जो शास्त्रीय राग हैं
उनका प्रयोग इंसान की समझ और अनुभव दोनों को ही ज्यादा उन्नत, श्रेष्ठतर बनाने के लिए किया गया। और ध्वनि को जिस गहराई के साथ हिंदुस्तानी संगीत में देखा गया है, उतना दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है। और आज के इस दौर में, आज के इस समय में, जब तमाम चिंताएं, भय, या ये कहें कि नई तरह की चिंताएं हैं, नए तरह के भय हैं, द न्यू काइंड ऑफ फियर एंड एंजाइटी विच वी डोंट नो हाउ टू डील, तो उसके लिए हमारा भाव, हमारे विचार हमें कैसे परिष्कृत करने चाहिए, और उसमें शास्त्रीय संगीत जो है वो कैसे सहायता कर सकता है, इसे हम जानेंगे अपने आदरणीय वंदनीय वक्ता पंडित रितेश मिश्रा जी से। इसके पहले कि रितेश मिश्रा जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, मेरा अनुरोध है रति से, जो कि उन्हीं की डिसाइपल हैं, वो उनके बारे में कुछ कहेंगी, उनका परिचय देने के लिए। रति, आई इनवाइट रति। Pranam Guruji. So we have with us today the Master of the Art and my Guruji, Pandit Ritesh Mishra. Pandit Ji, along with his brother Pandit Rajneesh Mishra, form the powerful duo Pandit Ritesh Rajneesh Mishra. Pandit Ji has put everything to achieve his excellence under the guidance of the living legends, the sun and the moon of Banaras Gharana, Padma Bhushan, Pandit Rajan Mishra, his father, and Pandit Sajan Mishra, his uncle. Gifted with a voice and a great sense of musical notes, the brothers are in living the sixth generation of this family of renowned artists. Skilled with rich knowledge of Indian ragas, the duo has performed at some of the most prestigious concerts all over the world, such as Albert Hall, London, Lincoln Center, New York, and the closing ceremony of Commonwealth Games 2002, Manchester, UK. They have also featured in an album called Rise by Anushka Shankar. Their track is called Mahadeva, which has been nominated for the prestigious Grammy Awards. The top grade artists for the Indian radio, All India Radio and Television, they have been awarded the Yuva Ratna Award in the year 1999, Bhavishya Jyoti Award in the year 2007, Sangeet Natak Academy Award in the year 2008, and Sangeet Samriddhi Award. Pandit Ritesh Mishra is the founder and president of a society called Rasipa, Rajan and Sajan Institute of Performing Arts. The society successfully completed its 10 years last year. He runs a Gurukul in New Delhi itself, where every keen learner explores culture and receives musical knowledge under Guru Shishya Parampara. Let us now welcome Pandit Ji to provide us with his insights. I have to speak. Yes, रितेश जी, आप शुरू कर सकते हैं। रितेश जी, नमस्कार। मेरा ये बहुत ही I'm really fortunate to be a part of this wonderful webinar, and thank you so much for inviting me for this talk show. And मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी अच्छे विषय पर बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है, और अपने अंदर छिपे हुए वो बातें निकलती हैं जो कि हमें हमारे सिक्स्थ सेंस में होता है लेकिन कभी बाहर नहीं आता। तो ये एक किस्म का हमारा एक बहुत ही इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल, it's a very prestigious thing where we can explore ourselves musically, of course. और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे घराने से संबंध रखता हूँ और सिक्स्थ जनरेशन ऑफ म्यूजिशियन हूँ अपने फैमिली में। और एट द सेम टाइम मुझे ये भी खुशी है कि मैंने जीसस एंड मैरी कॉलेज में अपने भाई के साथ हमने
आई थिंक 6 साल 7 साल पहले परफॉर्म भी किया था, और एक छोटा सा आफ्टर द परफॉर्मेंस एक छोटा सा वर्कशॉप भी किया था वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ही अच्छी यादें थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके। और आज फिर से हमें ये मुझे मौका मिला है, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। एंड आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। हेलो जी, सवाल Yes, sir. सवाल शुरू करिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपने बारे में अभी बहुत शुरू कुछ करते हैं। किया है। आप थोड़ा बनारस घराने के बारे में भी बता दीजिए। जी, बनारस घराना एक अपने आप में संपूर्ण घराना माना जाता है। और बनारस क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जो कभी विध्वस्त नहीं हुआ, कभी रुइंड नहीं हुआ, तो जितना पुराना शहर उतनी पुरानी उसकी परंपरा। और बनारस घराना एकमात्र ऐसा घराना है जो तीनों विधाओं में बराबर से पारंगत रहा है, गायन में, वादन में, नृत्य में। और हमारे घराने से बहुत बड़े बड़े संगीतकार निकले और उन्होंने विश्व में अपना पताका फहराया, जिसमें से सबसे बड़ा नाम तो पंडित रविशंकर जी का ही है, जो कि हमारे बनारस से ही रहे। तो बहुत हम फॉर्चुनेट हैं कि बनारस से संबंध हम रखते हैं, और हमारे घराने की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि मैं आज भी जब हम इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे तो उसको रखूंगा। जी, तो I would request all the participants, if they want to ask any question, they can type in the chat box right now. I think Pandit ji will start with your questions only, and according to your questions, he will present his views. I invite any Bakshi, any? Yeah. Please take care of questions. We have already prepared those questions. Yeah. नमस्कार रितेश जी, मैं जीएस एंड मेरी कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, और हमने कुछ पहले से ही सवाल कुछ स्टूडेंट्स से हमने इकट्ठे कर लिए, तो उनको मैं पेश करती हूँ आपसे ये सवाल। पहला सवाल रितेश जी ये है कि शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए क्या सुरों का ज्ञान आवश्यक है? सुरों का ज्ञान आवश्यक है क्या शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए? ये पहला सवाल है। सर आप म्यूट पे हैं, आपने म्यूट कर रखा है। शायद। हाँ जी, तो मैं इसका जो आंसर देना चाहता हूँ वो ये है कि बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए सुरों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर इंसान के अंदर स्वर और लय विराजमान है, चाहे वो नॉन म्यूजिशियन ही क्यों ना हो। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन को अपने बातों के थ्रू सामने वाले को बोलते हैं, तो वो स्वर है। और जो हमारा हार्ट बीट है, नर्व्स हैं, ये सब जिस बीट पर चलता है वो लय है। तो सुर और ताल जो है वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। और रहा सवाल संगीत को समझने की, तो संगीत को समझने से ज्यादा महसूस करना जरूरी है। ये महसूस करने का विषय है, फील करने का, क्योंकि एक दिन में आप म्यूजिक को समझ नहीं सकते। मैं एज अ म्यूजिशियन भी अभी तक संगीत को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ और खोज ही रहा हूँ कि आखिर इसमें और कितना डेप्थ है। लेकिन उसका जो आनंद है वो उसको महसूस करने से ही मिलता है, और वो सबको मिल सकता है बशर्ते कि वो उसको कितने भाव से एक्सेप्ट कर रहा है म्यूजिक को। सर जो अगला सवाल है वो रियाज पर है, और ये स्टूडेंट्स ने रेज किया है जी कि जैसे कि क्या रियाज करना रोज जरूरी है, और जिस तरीके से संगीत के कई घराने अलग अलग होते हैं, संगीत के कई तरीके अलग होते हैं, क्या रियाज के भी कई तरीके होते हैं, कई विधियां होती हैं? इन पे आप कुछ बताएं हमें।
एक्चुअली जिसको रियाज करना है उसको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि वो संगीतकार बनना चाहता है या जस्ट एक उससे सिर्फ जुड़ना चाहता है या उसे प्रोफेशनली लेना चाहता है। ये दो बातें हैं। अगर वो सिर्फ जुड़ना चाहता है तो वो जब भी उसको मन करे तब वो रियाज कर सकता है, या क्योंकि अगर रियाज तभी कर सकता है जब वो किसी अच्छे गुरु के पास जाकर तालीम ले रहा हो। और अगर उसको प्रोफेशनली संगीत को लेना है तो उसे रोज रियाज करना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते रोज, वैसे गाना गाना नहीं भूलना है। तो ये चीजें हमने भी अपने जिंदगी में पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब हम शिक्षा ले रहे थे तो हमारे गुरुओं का ये तालीम था कि बेटा जब एक थाली भर के खाते हो तो गाए कितना, अगर तुम जिस दिन गाते नहीं हो उस दिन खाने का भी हक नहीं है। तो इस तरीके से सोच विचार रखकर, उतना एक अनुशासन रखकर जब हम संगीत को करते हैं तब संगीत भी धीरे धीरे हमारे पास आता है। क्योंकि संगीत एक बहुत ही वैसे तो देखा जाए तो बहुत आत्मीयता से भरा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन कठिन सब्जेक्ट है क्योंकि वो हर पल आपकी परीक्षा लेता रहता है कि आप कितना उसको देख रहे हैं कि वो आपको फिर देखे इन रिटर्न। तो उसके लिए आपका उसके प्रति जो विनम्रता है, भावना है, उसका जो एक उसके प्रति झुकाव है वो बहुत जरूरी है। और आप सच में जब उसके प्रति झुकेंगे तब वो आके आपका पीठ ठोकेगा कि ले तू भी ले ले। ये बात है। अगला सवाल हमारा मनोभाव के ऊपर ज्यादा है कि संगीत किस तरीके से हमारी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको समझने में और उसके साथ डील करने में कैसे हमारी मदद कर सकता है। जो हमारी रिश्तों में हो सकता है, हमारी अपनी पर्सनालिटी को लेकर कुछ चीजें हो सकती हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत कैसे उन भावनाओं से हमें मदद। शास्त्रीय संगीत जो है ना वो संगीत सिर्फ संगीत ही नहीं है, वो एक संस्कार भी है जो आप अपने बच्चों में देते हैं। जैसे उनको प्रणाम करना सिखाते हैं और उनको दूसरों की इज्जत करना सिखाते हैं, वैसे ही संगीत जो है ये सब कुछ सिखाता है। और संगीत जब इतना कुछ मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम संस्कारों में अपने आप को पाएंगे तभी संगीत जो है ना वो उसकी धारा प्रवाह सामने दिखेगी। आप एक बार ये सवाल दोबारा पूछिए। तो सर जैसे जो क्वेश्चन एग्जैक्टली स्टूडेंट ने जो पूछा है वो ये है कि हाउ कैन म्यूजिक एज अ क्रिएटिव आर्ट फॉर्म बी यूज्ड टू नॉट जस्ट एक्सप्रेस आवर इमोशंस बट आल्सो रिजॉल्व द इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बाय कनेक्टिंग टू द ऑडियंस। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का था वो ये था। Well, while performing on the stage, of course we have to connect with the audience, and to connect with the audience we have to first connect with us. Whatever we are performing, हम सबसे पहले अपने आप को कनेक्ट करें अपने संगीत से, और जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तभी हम अपने आप ऑडियंस से कनेक्ट हो जाएंगे। जी, आपके पास कोई अपनी पर्सनल लाइफ से कोई उदाहरण है इसके बारे में? मुझे लगता है स्टूडेंट्स उससे कनेक्ट कर पाएंगे ज्यादा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो ऑडियंस क्लासिकल म्यूजिक के लिए आती है वो सोच कर आती है कि आज हम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उनका एक माइंड मेकअप होता है कि हम एक म्यूजिक सुनने जा रहे हैं, और उस दृष्टि से वो आकर बैठकर सुनते हैं। लेकिन जो म्यूजिशियन ऑन द स्टेज है वो उनके लिए नहीं गाता है, वो सबसे पहले अपने लिए गाए, अपने प्रभु के लिए गाए, और जो राग वो परफॉर्म कर रहा है उससे इजाजत लेकर, जैसे कि कोई भी राग कह लीजिए, राग बिहाग है या कोई भी राग है, तो राग बिहाग से हम पहले सबसे पहले इजाजत लेते हैं कि हे राग बिहाग, हम आपको गाने जा रहे हैं और आप इजाजत दीजिए कि हम आपको सही से गा सकें। तो ये हमारी अपनी प्रिपरेशन है, हमारा अपना सोच है, हमारा अपना फीलिंग्स है, और जो ऑडियंस है वो अपने आप ही उस फीलिंग से कनेक्ट हो जाता है उसको बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने कहा ना कि संगीत महसूस करने का विषय है, और वो महसूस ऑडियंस तभी कर सकता है जब आपका
अपने अंदर और उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हो, आप बिल्कुल इन्वॉल्व होके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अपने आप ऑडियंस भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं? एज अ परफॉर्मर, हाँ जी, एज अ परफॉर्मर जब वो उस लेवल तक पहुंचेंगे तो उनको खुद ही समझ आ जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, ये मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि ये महसूस करने का है कि अब मैं जो स्टेज पर जब बैठता हूँ, अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर चढ़ता हूँ और मैं स्टेज पर चढ़ने से पहले ग्रीन रूम में अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहा हूँ, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या गाएं और उसका एक सोच विचार चल रहा है, उस वक्त मैं आपको बताऊं कि उस वक्त सामने कोई और भी होते हैं ना, मिलने जुलने वाले भी आते हैं ग्रीन रूम में, हमें वो भी नहीं दिखाई देते उतने, बिकॉज वी आर टू मच इनटू दैट एंड वी आर एक इन्वॉल्वमेंट के साथ हम फिर स्टेज पर चढ़ते हैं और ऑफ कोर्स ऑडियंस को हम ग्रीट करते हैं और उनको हम बताते हैं कि हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, और हर ये एक परस्पर संबंध तो हम इस तरीके से बनाते ही हैं। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट आवर कॉन्सर्ट, उस वक्त जो है ना, हमारा एक सोच विचार सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पर्टिकुलर हम परफॉर्म कर रहे हैं राग, उसके ऊपर होता है, और वो जो परफॉर्म करता है उसी को वो समझ आता है उस वक्त पर। उसके लिए पीछे से पहले से प्रिपरेशन करने का कोई सिचुएशन नहीं है। इट हैज टू बी योर ओन, कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपने माइंड मेकअप करके वेल प्लान्ड वे में यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट थिंग, दैट इज द थिंग। सर, ये क्वेश्चन थोड़ा मनोविज्ञान के पर्सपेक्टिव से है कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत के लिए वो है आनंद जी। आपके हिसाब से खुशी और आनंद में क्या फर्क है? खुशी जो है वो बाहर से एक्सप्रेस किया जाता है, आनंद जो है वो फीलिंग का एक सब्जेक्ट है कि आपको आनंद आ रहा है, लेकिन आप खुशी आनंद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आनंद को आप खुद के लिए, आनंद जो है वो अपने सेल्फ के लिए, खुशी जो है वो एक्सप्रेस करने की चीज है कि आप किसी से आप शेयर कर रहे हैं अपनी खुशी को, उसको खुशी कहेंगे कि आई एम हैप्पी, सी आई एम टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जो आपको आनंद की अनुभूति मिल रही है, मान लीजिए किसी ऐसे वातावरण में आप बैठे हैं जहां पर प्रकृति का एक अच्छा सा माहौल है और उसका जो आनंद आ रहा है वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, वो आपके सेल्फ के लिए। अगला सवाल ये है कि शास्त्रीय संगीत में किस तरह का रियाज करने से आवाज में भाव उत्पन्न होता है? अच्छा सवाल है। शास्त्रीय संगीत में देखिए, सबसे पहले जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है एक इनिशियल बिगिनर के लिए, वो है पेशेंस की साधना करना, धैर्यता की। सुरों से ज्यादा जरूरी है। सुर की साधना तो बाद में आती है, पहले रुकने का अभ्यास करना होगा कि हम कितने चैन में जाएंगे, तब हम जितने चैन में जाएंगे उतना ही हम कंसंट्रेट, ध्यान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी साधना है, और उसके लिए एक बिगिनर को किसी भी संपूर्ण जाति का राग, जैसे कि अगर सुबह के समय रियाज करना बहुत अच्छा माना जाता है और बिल्कुल है भी, तो उस वक्त जो भी संपूर्ण जाति का राग हो, जैसे राग भैरव है या कोई भी ऐसा राग हो, उसे एक एक स्वर को एक एक सांस पर लेकर अभ्यास करना। वन ब्रेथ वन नोट, आरोह अवरोह, एंड एटलीस्ट 5-6 साइकिल्स करना चाहिए, जिससे कि उसको सबसे पहले जो उसका इस प्रैक्टिस से जो उसकी साधना क्या होगी, सबसे पहला पेशेंस की साधना होगी। और जैसे ही पेशेंस आएगा वैसे ही कंसंट्रेट करने लगेगा वो सुरों के ऊपर, और जब सुरों के ऊपर कंसंट्रेट करेगा तो सुरों के ऊपर पकड़ बनेगी, सुर के ऊपर एक बैलेंस बनेगा, सुर की पहचान बनेगी। सर, अब कुछ टेक्निकल सवाल हैं, जैसे कि गाने के वक्त सांस कैसे ली जाए, और रेंज को बढ़ाने की कुछ आप विधियां अगर बता सकते हैं हमें तो बताएं। गाने के ऊपर एक्चुअली सांस
आपका जो सिचुएशन है ना वो आपके टेम्पो के ऊपर बहुत बेस्ड है कि आप किस टेम्पो पे आप गा रहे हैं। और एक्चुअली एक मिनट मैं ना एक मिनट होल्ड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई सामने मुझे दिखे, मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको वो करूँ, बिकॉज आई वांट टू सी समबडी एटलीस्ट। आप लोगों में से कोई तो सामने आइए। सर हमारी वीडियो ऑन है, शायद आप हमारी वीडियो आप हमारी वीडियो पे टैप कीजिए। अब हो गया। आप हमारी वीडियो, हाँ अब कम से कम आपको ये तो समझ दिखेंगे। आए ना कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक दीवार खड़ी है, उसी से मैं बात कर रही हूँ। हाँ आप मुख नहीं, हम आपसे मुखातिब हैं, आप परेशान मत। हाँ हम हैं। अच्छा, तो जी। आपका जो सवाल था आप कहें। क्या था, फिर से बताइए जरा। सर ये था कि गाने के वक्त सांस कैसे ली जाए। सांस कैसे ली जाए, जी जी जी। तो मैंने ये इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो किस टेम्पो पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। अदरवाइज जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अलंकार का, तो उसमें हमने नोट्स को, आरोह अवरोह को डिवाइड कर दिया, और वो हमारा जो बीच का गैप है वो सांस लेने का, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे सा रे गा मा, 4 हो गए, सांस लिए यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा रे। तो सारे गामा, पहले सांस लेके सारे गामा, फिर सांस लेकर फिर पाधा नी सा, फिर अगेन सांस लेकर सानी धपा, और फिर सांस लेकर मगा रेसा। लेकिन ये इस टेम्पो पर ये फिजिबल है, जिस टेम्पो पे मैं अभी गा रहा हूँ। इसके बाद जब टेम्पो बढ़ेगा तो फिर सांस जो है वो पूरे हाफ साइकिल का हो जाएगा। जैसे सांस लिए सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जैसे जैसे टेम्पो बढ़ता है वैसे वैसे सांस लेने की जगह जो है ना वो, मतलब आप एक सांस में काफी कुछ कह सकते हैं, लेकिन जैसे टेम्पो घटता है तब वहां पर आपको सांस की एक जगह बनानी पड़ती है। अगला सवाल है कि रेंज कैसे बढ़ाई जाए, क्या कुछ रेंज के लिए आपको, आप एक तो आपका जो स्केल से आप गा रहे हैं, आप ऊपर का सा निरंतर लगाते रहिए। जैसे कि मान लीजिए सी शार्प से गा रहे हैं, सा आ, अब उसके बाद रे लगाने का प्रयास करिए, आ, जो सुर आपका बहुत इजीली जाके लग रहा है उसको कई दफा लगाते रहिए, लेकिन आपका एक अंदर से एक जिज्ञासा ये होना चाहिए कि इसके अगला सुर भी लगाऊं। लेकिन उसके लिए जो आप जिस सुर पे कंफर्टेबली जा सकते हैं उसको रोज अच्छे से लगाइए और उसके ऊपर अपना कमांड रहे। जैसे रे के बाद ग लगाने की अगर अभिलाषा हुई, अब क्या है, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक स्टूडेंट को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जिस नॉर्मल वॉइस में वो सा रे गा मा शुरू करता है, लेकिन पधनिसा ऑनवर्ड्स जो है ना उसको थोड़ा सा एफर्ट और चाहिए उन सुरों पर एग्जैक्ट पहुंचने के लिए। और उसके लिए आपको ऐसा फील करना होगा कि एक सूर्योदय हो रहा है,
मतलब एक आप राइज कर रहे हैं ऊपर के नोट पर। जब राइज करते हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट लगा के उस मुकाम पर पहुंचना पड़ता है, उसे पाना पड़ता है। अब जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, जितना इसी टोन में गाते रहेंगे उतना आवाज अंदर दबता जाएगा। लेकिन आप राइज करेंगे जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, अब जो सा का ऊपर का वॉल्यूम है वो नीचे वाले सा से थोड़ा सा रेज्ड है, तभी वो एक्सप्रेस होता है सामने जाके। सा नी धा पा मा गा रे सा, अब नॉर्मल वॉइस में वापस आ गए। तो जैसे जैसे ऊपर के सुरों में आप जा रहे हैं वैसे वैसे आपके गले में एक राइज दिखना चाहिए कि यू आर राइजिंग अप, एंड वंस यू आर कमिंग डाउन उसको फिर वापस एक बैक टू नॉर्मल वॉइस में जो आपका स्टार्टिंग जगह है वहां से। ठीक है जी, थैंक यू सर। अब हमें मुझे लगेगा भी। हाँ जी, हाँ एंड हाँ, क्या मैं पूछूं अब? एनी? हाँ जी, आप पूछिए मैम। हाँ, रितेश जी, हम तो आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ गाएं भी, पर उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं। वैसे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है क्योंकि हम भी बनारस से ही हैं और हमने पंडित राजन साजन मिश्रा जी को बहुत सुना है, गंगा के घाटों पे भी देखा है, मिले हैं, सुने हैं, तो इसलिए हमारा जो है आपसे मुखातिब होना एक अलग ही दुनिया में ले गया है हमको। चलिए आपसे कुछ जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं तो कुछ पूछते हैं आपसे कि एक क्वेश्चन आया है कि कैन यू प्लीज टेल हाउ कैन वी डीपन द वॉइस, मतलब आवाज में जो गहराई है वो कैसे आप उत्पन्न कर सकते हैं, एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक एज फॉर द सेम। अच्छा, इस सवाल से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं क्योंकि मैंने देखा जीसस एंड मैरी कॉलेज के बहुत मेरे कलीग फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं जो कि म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, म्यूजिकल माइंडेड हैं, और वो कई बार गाना भी कहते हैं कि अब हम क्या गाना सीखेंगे या कुछ है। तो मतलब आप एक एज ले मैन अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है गाना सीखने के लिए, और अगर एक कोई ट्रेन्ड सिंगर है तो वो अपनी आवाज में गहराई को कैसे उत्पन्न कर सकता है, हाउ कैन वी डीपन द वॉइस, ये लिखा है इसमें। दो क्वेश्चन है। जहाँ तक सीखने का सवाल है इसमें आपका कोई उम्र की कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा की बात है, आपकी पैशन की बात है, आप कितना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सीखना। भले ही वो आपके पास लेट आया हो, लेकिन अगर आप सच में जिज्ञासु हैं, सच में आप पैशनेट हैं, तो आप सच में सीख सकते हैं। और हमने इनफैक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक बार हम लोग नागपुर के पास एक अकोला जगह है, वहां पर अपना कार्यक्रम देने के लिए गए थे, और कार्यक्रम के बाद हमें बैक स्टेज पर एक सज्जन मिलने के लिए आए और उन्होंने बहुत प्रेज किया कि उन्हें बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 50 साल से संगीत सुन रहा हूँ, लेकिन अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने संगीत सीखना शुरू किया है, और वो 70 साल की उम्र थी उनकी। तो जब ऐसा देखिए, लगन की बात है, लगन जब लग जाए तो उसमें उम्र नहीं देखा जाता। आपका लगन एक वो कभी भी जी तो रियाज के साथ वो हो सकते हैं। हाँ, मतलब आप अगर आपके लगन है ना तो आप 2 साल के अंदर तैयार हो सकते हैं और फिर आप सीधा स्टेज पर आके गा भी सकते हैं। लगन की बात है कि आप कितना उसको चाहते हैं। आप अगर सोच के ही बैठे कि नहीं मेरी उम्र बढ़ गई है अब तो मैं क्या गाऊंगा या क्या गाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। गाने बजाने के कोई उम्र नहीं है, सिर्फ प्रेरित होना जरूरी है, इंस्पायर होना, मोटिवेशन होना, इंस्पायर होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। आज का माध्यम तो देखिए, आज की दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से आप वो सिंगर्स को सुन सकते हैं जिनके बारे में सिर्फ नाम सुना था, लेकिन उनके रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं। आपके पास इतनी मतलब एज अ धरोहर सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो ये आज के समय में ये कितना इजी मीडियम हो गया है कि आप इजीली आप तो आपके अंदर कितनी अभिलाषा है, कितना आपके अंदर इच्छा है कि मैं सच में करना चाहती हूँ, अपने आप हो जाएगा। आप चाहिए तो सही, पहले सोच लेना कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने चाहा नहीं तो ये कोई बात नहीं है। पहले चाहना जरूरी है और उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दीजिए।
अगर वो चाहेगा फिर उसके बाद तब आपको भी कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देगा, लेकिन जी। आप पहले चाहिए, ये बात ये। और रहा जी। सवाल डेप्थ का, तो गाने में जो डेप्थ है ना, वो गाते गाते और अच्छे अच्छे लोगों को सुनना और सीखना, जब जब आप सीख रहे होते हो तो गुरु जो है जब भी आपको आलापचारी सिखा रहा है या आपको रियाज करने के कुछ तरीके आपको बता रहा है, तो वो जब आप करते रहेंगे तो अपने आप वो वॉइस डेवलप होता है। आवाज भी जो है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि आपका आवाज बना बनाया है और आपने शुरू कर दिया। आवाज को भी बनानी पड़ती है शास्त्रीयता से। शास्त्रीय संगीत के लिए एक उस तरीके का आवाज बनाना बहुत जरूरी है, और होना बहुत जरूरी है जी। और वो रियाज से आता है, और जैसे जैसे आप रियाज करेंगे तो आपको रियाज ही बहुत सारे रास्ते बता देता है। जी जी। लेकिन वही बात है कि अच्छा, आप तो कितने लगन से, कितने फोकस्ड होके रियाज कर रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि कितनी देर, कितने घंटे रियाज करने चाहिए, तो मेरा सवाल इसका उत्तर ये होता है कि जितनी देर आप पूरे फोकस्ड होके रियाज कर सके उतनी देर ही रियाज करो। जहां मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है किसी और काम में, किसी और सोच में, वहीं रियाज बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपने डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे हम पढ़ते पढ़ाते हैं, यहाँ पे सभी एकेडमिशियंस हैं, तो सभी चीजों में इन्हीं बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि रियाज का मतलब साधना होता है। और आपको पता है म्यूजिक जो है ना, हमारा शास्त्रीय संगीत, वो एक फाइन आर्ट है, वो लेबर वर्क नहीं है, वो लेबोरियस चीज नहीं है, वो फाइन आर्ट है। तो उसके लिए आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए, आपके साजबाज अच्छे होने चाहिए। आप एक माहौल क्रिएट करके जब आप बैठकर रियाज करना शुरू करेंगे और सही शिक्षा मिलती रहेगी आपको समय समय पर, तो वो आपको बहुत, क्योंकि ये फाइन आर्ट है, इतना सा जानकारी चाहिए बस। इतना जानने की कभी भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। एक साधे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए हमारे गुरुओं का यही शिक्षा है कि बेटा अगर इतना सा भी तुम जानते हो, उसको बस पॉलिश करते रहो और उसको इतना चमका दो कि वो डायमंड से भी ज्यादा उसका तेज हो, चमक जी। तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कैसे कर रहे हैं। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को सौभाग्यशाली होना चाहिए कि भगवान ने हम लोगों को संगीतकार के रूप में हमें चुना कि तुम जाकर संगीत करो। कितनी बड़ी बात है आज के ऐसे दुनिया में जहां पर लोग आपस में लड़ रहे हैं और अब पावर की लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में, वहां पर हम संगीत के लिए कितना बड़ा एक ये ब्लेसिंग्स है कि हम लोग को कम से कम इस माहौल में कम से कम संगीत सुन लेते हैं, संगीत कर लेते हैं, तो कितना रिलैक्सेशन, कितना सुकून मिलता है। हम कितने ब्लेस्ड हैं इस हिसाब से। तो हमें कितना अच्छा, भगवान ने सबसे पहले तो हम लोग को इस काम के लिए चुना, यही बहुत बड़ी बात है। आगे क्या करेंगे इस संगीत में, वो तो अपनी मेहनत के ऊपर है, लगन के ऊपर है, लेकिन हम चुने गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। है कि नहीं? अच्छा रितेश जी, आपने जैसे कहा कि जैसे रियाज करने के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, खुश में दिमाग होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए मन में, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ना हो ऐसा, जैसे अभी आपने कहा पावर की लड़ाई चल रही है, कोरोना की वजह से पूरा समाज जो है हमारा इस समय डिस्ट्रेस्ड है, एंजाइटी से भरा हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि म्यूजिक किस तरह से स्ट्रेस को हील करता है? और इसी में एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि अभी मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक जो है सुन के इतना आनंद नहीं मिलता जितना मैं लाइट म्यूजिक सुन के मुझे प्रसन्नता मिलती है और मेरा एकदम से मूड जो है वो ठीक हो जाता है और स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ मैं। तो म्यूजिक जो है वो किस तरह का म्यूजिक जो है वो हमारे स्ट्रेस को हील करता है, ये क्वेश्चन जो है इसमें निकल के आता है। मैं आपको बताऊं कि आज ही मैं ऐसी फेसबुक पे मैंने पढ़ा, किसी ने शेयर किया था कि राग दरबारी कानड़ा कलकत्ते में एक पेशेंट को सुनाया गया और वो कोमा से बाहर आ गई। ये डेक्कन हेरल्ड का एक न्यूज है कि वहां पर जो डॉक्टर है वो संगीत से
ट्रीटमेंट करते हैं, और वो जो कोमा में थी इतने दिनों से, उसको दरबारी कानड़ा सुनाया गया और उससे वो कोमा से बाहर आ गई। उसको जी कोई जी अब उसको कोई लाइट क्लासिकल नहीं सुनाया गया था, उसको प्योर क्लासिकल सुनाया गया, वो भी दरबारी जैसा इतना हैवी वेट, एकदम भारी भरकम। लेकिन मतलब सोचिए कि संगीत का जो एक तो राग, फिर उस राग को जिसने भी प्रेजेंट किया होगा, जिसका भी राग उन्होंने चलाया होगा, गाया बजाया हुआ, उसका प्रेजेंटेशन जी कितना पावरफुल होगा, कितना ऐसा होगा कि जो कि एक इंसान को कोमा में से जगा दिया। और दूसरी बात यह है कि हम इंसानों का अपना अपना सबका चॉइस है। अगर आपको सेमी पसंद है, आपको फिल्मी गाना पसंद है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम संगीत से जुड़े हुए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि असल जो प्रभावशीलता जिसकी ज्यादा होती है वो शास्त्रीय संगीत ही होता है, और जो हम पसंद करते हैं वो दरअसल हमारी मानसिक चुनाव होता है, यानी हमें हमारा मन को जो भा रहा है लेकिन वो एक अलग। उसमें एक चीज समझने वाली है, जो सबको समझना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि आपको चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक पसंद आ रहा है, लेकिन उन सब म्यूजिक का जो बेस है, वो मदरबोर्ड जिसको कहते हैं ना कंप्यूटर का, वो क्लासिकल म्यूजिक है। और अगर क्लासिकल म्यूजिक नहीं होता तो और म्यूजिक और फॉर्म ऑफ म्यूजिक होता ही नहीं, क्योंकि हर, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो लोकगीत हो, सब कुछ जब कंपोज होता है तो कोई ना कोई राग बेस्ड होता है। ठीक है जी जी। तो हमारा मेन बात यह कि शास्त्रीय संगीत को लाइक करने की बात ही नहीं है यहाँ पर, या कंपेयर करने की बात ही नहीं है। यहाँ शास्त्रीय संगीत इज्जत देने की बात है कि वो ऐसा संगीत है कि जो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिसका लेवल ही एक अलग लेवल है उसका, जो और संगीत से बहुत काफी ऊपर है। उसको आप किसी से उसको जोड़ नहीं सकते कि ये अच्छा है वो अच्छा है। अरे आपको कोई भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक ठीक लग रहा है, अच्छा है, सुनिए, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दीजिए जिसने इन संगीत को बनाया, इन विधाओं को बनाया। असली बात मतलब इसी शास्त्रीय संगीत के माध्यम से आप जो है स्ट्रेस के साथ डील भी कर सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। अच्छा, एक जो प्रश्न मेरे अंदर, ये मेरा ही प्रश्न है, जो हमने विषय रखा है कि शास्त्रीय संगीत और मनोभाव। तो मनोभाव, भाव जो होते हैं वो हमारे हर प्रत्येक इंसान के अंदर तरह तरह के भाव होते हैं, और उसके अंदर हम संवेदनशीलता या भाव की उत्कृष्टता, भाव को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, क्या इसमें शास्त्रीय संगीत की कोई भूमिका हो सकती है? नहीं, ताकि हम अपने ये बिल्कुल उल्टा बात है कि शास्त्रीय संगीत में मनोभाव लाने के लिए पहले आपका आसपास के माहौल में आपका जो बिहेवियर है, आपके परिवार के साथ, आपके मित्र के साथ, आपके परिजन के साथ, आप किसी एक्वेंटेंस के साथ भी, जिसको आप जानती, किसी स्ट्रेंजर के साथ भी, आपका कैसा भाव है, आप कैसे उससे मिल रहे हैं। अगर आप सबसे प्रेम से मिल रहे हैं, सबको ग्रीट करके मिल रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके म्यूजिक में बिल्कुल आएगा। आपका जो नेचर है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है अपने म्यूजिक में। तो अपने नेचर को इतना खुशनुमा और इतना प्यार भरा बनाए कि वो चीज संगीत के अंदर आ जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? एमिनेटिंग लव। जितना हम प्यार बांटेंगे उतना ही प्यार मिलेगा, और उतना ही अपने सब्जेक्ट में हम उस चीज को ढाल सकेंगे। यही मनोभाव है। तो मनोभाव को अच्छा, तो एक पड़ेगा ना कि आप तो जी मनोभाव से ही संबंधित एक प्रश्न है कि जैसे हमारे जो शास्त्रीय राग हैं, इन सब के लिए कोई ना कोई समय निर्धारित किया गया है, और ये कहा गया है कि भाई इस समय में अगर इसका रियाज किया जाए या सुना जाए तो इसका प्रभाव, इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, और उसका हमारे जो नर्वस सिस्टम है और पूरा जो हमारी सोच है, जो भाव है, विचार है, उस पर असर पड़ता है। तो क्या आप इस चीज से सहमत हैं, या आप एक उदाहरण दे करके इसको समझा सकते हैं? अगर देखिए क्या है ना कि सहमत होना से ज्यादा जरूरी है कि ये बहुत जरूरी है कि ये एक्सेप्ट करना कि ये बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि जिन्होंने भी इस तरीके से अर्ली मॉर्निंग रागा, फिर मॉर्निंग रागा, फिर डे रागा, फिर लेट अर्ली आफ्टरनून रागा, फिर आफ्टरनून रागा, फिर अर्ली इवनिंग रागा, फिर इवनिंग रागा, फिर नाइट रागा ऐसे बनाया, तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन या कोई ऐसा कारण भी होगा। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जिसने भी इन रागों का या इन थाटों का निर्माण किया, वो जिस वक्त पर बैठ के उनको जो सोच आया सुरों का, उसको उस समय को उन्होंने डेडिकेट कर दिया शायद, और वो उस समय के लिए सेट हो गया कि मुझे इस वक्त बैठकर ये ख्याल आया और ये मैंने डेवलप किया, ये मैं इस समय को मैं डेडिकेट करता हूँ। जी जी। तो इस तरीके से हमारा मानना है कि ऐसे ही समय को बांधकर राग बने, थाट बने, फिर थाटों में से राग उत्पन्न हुए। लेकिन जिन्होंने भी इसका निर्माण किया, जो भी संगीत महर्षि हुए, जिन्होंने राग को उसको देखा, उसको जिस समय पर उन्होंने बैठकर सोचा, उसी समय को उन्होंने डेडिकेट कर दिया उस फॉर्म ऑफ म्यूजिक को, और वो उस वक्त के लिए वो सिस्टम में ही आ गया कि ये सुबह का राग है, ये दोपहर का राग है, ये शाम का राग है, ये रात का राग है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन हमारे पास पहले ही आया था कि क्या म्यूजिक में कुछ माइथ्स हैं, मिथक हैं म्यूजिक के लिए? क्या मतलब आपको लगता है क्या, अब जैसे हम ये समय की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मिथ है कि इस समय में गाने से राग का प्रभाव पड़ेगा, हम किसी और समय में गाएंगे तो नहीं पड़ेगा इसका असर? जैसे मैंने कुछ एक बात बताइए, अगर मिथ होता तो मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकार हैं उनसे जरा बात करके देखिए कि अगर ये मिथ होता तो ये एग्जिस्टेंस में क्यों आता। सीधा बात ये कि आज हम लोग फिर इस विषय पे क्यों बात कर रहे होते अगर ये मिथ होता तो। आज राग भैरव क्यों बनता, आज राग भटियार क्यों बनता, आज राग ललित क्यों बनता, और आज राग मुल्तानी क्यों बनता, और राग पूरिया धनाश्री क्यों बनता, राग यमन क्यों बनता, और राग जोग कैसे बनता, राग दरबारी कानड़ा कैसे बनता। अब आप दरबारी कानड़ा को दिन में जरा गा के देखिए, क्या आप उसको निभा पाएंगे? आप भी तो संगीत करती हैं, आपको कैसा लगेगा? है ना? तो जो चीज बना हुआ है, एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा मैं ये मानता हूं कि हमें ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों में पढ़कर अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है संगीत के लिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। एक पायस फीलिंग लेकर हम संगीत कर रहे हैं और उसको उस फीलिंग को रखना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजें माइंड में कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसकी जानकारी लेकर करोगे भी क्या? पहले गाना तो सीख लो, पहले गा तो लो, ये सब दुनिया बाद में देखना। असली बात ही पहले, हम लोग कभी भी आज तक इतने सारे परपंच में पड़े ही नहीं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। अरे जो समझा दिया गया गुरु के तरफ से उसको मानो और उसको फॉलो करो, और संगीत के अंदर एंग्रोज हो जाओ, इवॉल्व हो जाओ, और एकदम अंदर उसका आनंद उठाओ। इतने सारे परपंच में कि ये क्या हुआ, वो कौन हुआ, अरे रामायण हो गया, पूछ रहे सीता कौन है। जी अच्छा पंडित जी, एक कुछ सवाल है जो हमारे पास आए हैं, जो घराने को लेकर के हैं, जिसमें वे पूछ रहे हैं कि सर, हाउ टू नो दैट योर वॉइस विल बी सुटेबल फॉर विच घराना, and is there scope for research scholar is there any scope for the research scholar in the music, well in that particular घराना, कि आपकी आवाज के मुताबिक? आवाज से कोई मतलब नहीं है घराने से, पहली बात जी, क्योंकि आपका अपना चुनाव होता है कि मुझे संगीत सीखना है, पहली बात। उसके बाद आप एक गुरु ढूंढते हैं। आप ये सोचकर गुरु नहीं ढूंढते कि पहले मैं इस घराने का ही गुरु ढूंढूंगी। आपने सबसे पहले संगीत सीखने का विचार बनाया, ठीक है। अभी आज मुझे संगीत सीखने का बहुत एक विचार आया कि मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। अब क्या पहला स्टेप क्या है कि मुझे गुरु चाहिए जिससे मैं शिक्षा ले सकूं, ठीक है। अब गुरु का जरूरी नहीं है कि और आपको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि क्या घराना क्या होता है। आपको तो सारे गामा से मतलब होना चाहिए, पहला बात। अब जिस गुरु के पास जा रहे हैं वो जिस भी घराने को बिलोंग करता है, उस घराने के हिसाब से वो आपको तालीम देना शुरू कर देगा, फिर आप अपने आप को उसमें ढाल लेंगे।
और आप उस घराने के शिष्य कहलाएंगे और आगे जाके जी। उस घराने को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें आवाज बनाने की कोई इसमें कोई है ही नहीं है बात। तो दूसरी बात ये अच्छा। है दूसरी बात ये है कि मतलब एक तो ये बात हो गई कि आपको एक गुरु की जरूरत है और गुरु आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको एक रास्ता दिखाएगा, अब आपको उस पर चलना है। लेकिन आज के समय में हर घराने में वही राग, वही सुरों का पैटर्न गाया बजाया जा रहा है। थोड़ा बहुत स्टाइल ऑफ सिंगिंग अलग अलग है। मैं एज बिलोंगिंग टू बनारस घराना, मैं अपने आप को सिर्फ बनारस घराना का नहीं मानता और आज मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूं हर जगह कि आई एम नॉट ओनली फ्रॉम बनारस घराना बट आई बिलोंग टू हिंदुस्तान घराना, बिकॉज माय गुरु हैज टॉट कि उन्होंने ये शिक्षा दी है कि आप अपने संगीत के साथ साथ आप औरों को भी सुनो। अब मैं जिसको सुनने जा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही घराने का होगा, लेकिन हमारे गुरुओं का कहना है कि आप जिसको भी सुनने जा रहे हो उससे कुछ सीख कर आओ और अपने संगीत में उसको आत्मसात करो, एम्बाइब करो। और अगर मेरे को कोई भी चीज किसी और घराने के प्रेजेंटेशन से मैं प्रभावित हुआ और अपने घराने में अपने संगीत में उसको ढाला, तो मैं सिर्फ बनारस घराने का ही नहीं रह गया, मैं हिंदुस्तान घराने का हो गया। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी लाइक टू बी इंडियन। सी, इसमें घराने का कंट्रोवर्सी खत्म। नए जमाने के हिसाब से नए तरीके से इंसान को सोचना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये ना, घराना और ये सब चीजें बहुत एक ठीक है, एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जो जहां जाकर बसा वहां का उन्होंने उसको प्रचार प्रसार किया संगीत को और वहां का घराना उनको दे दिया कि ये यहाँ के इस घराने का है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है हर म्यूजिशियन के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अप्रिशिएट करना शुरू करो। किसी का नुक्स निकालना नहीं है, बस ये अपने एक ध्येय बना लो कि हमें कोई भी संगीत मैं सुनूंगा, किसी का भी सुनूंगा, मुझे अप्रिशिएट करना है। आई हैव टू जस्ट एक अच्छे मन से उसको सुनकर उसको अप्रिशिएट करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। और जिस दिन से हम सब करने लग जाएंगे ना, हमारे संगीत में यूनिटी आ जाएगी जिसकी कमी है। बिल्कुल बहुत घराने वाली। तो फिर ये गुरु शिष्य परंपरा का क्या होगा फिर? लेकिन आपको अगर गुरु के पास आप जाएंगी सीखने, आपको तो गुरु शिष्य परंपरा का मतलब घराने से ही नहीं होता ना, आपको तो गुरु एक मार्गदर्शक तो चाहिए ना, नहीं तो वरना कैसे सीखेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई भी मान लीजिए फिल्मी गाना हो, हम खूब सुनते हैं उसको, 50 बार सुन लेते हैं, किशोर कुमार जी का या रफी साहब का या लता जी का कोई भी गाना जो हमें पसंद आता है उसको 50 बार सुनते हैं और हम वैसे ही हूबहू गा लेते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि उसमें वो किन किन सुरों से मिलकर बना हुआ है वो गाना। जिस दिन इसकी मालूमात हो जाएगी उस दिन हम वो गाना और अच्छे से और कॉन्फिडेंस से गा। तो वो कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, कुछ प्रश्न हैं जो कि आप बिल्कुल टेक्निकल राग मतलब कैसे गाया जाए। एक रौली राय स्वरांगिनी जी है जो पूछ रही है कि सर राग की बढ़ंत करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, और इन्होंने पूछा है कि राग में आर्टिस्टिक वे में तान गाने के लिए किस तरह से अभ्यास करें। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझे इसमें दिख रहा है कि गमक इनहैंस करने के लिए कोई तरीका है क्या? मेरे ख्याल से ये तीनों प्रश्न जो हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिले जुले। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो राग में बढ़त करने के लिए आप किस क्या गा रहे हैं। जैसे कोई भी राग में आप विलंबित ख्याल गा रहे हैं या आप मध्य लय की चीज गा रहे हैं या आप द्रुत लय की चीज गा रहे हैं। अगर आपके पास समय है, जैसे आप प्रेजेंट कहीं कर रहे हैं और आपको 1 घंटे का समय दिया गया है, तब आप जरूर विलंबित लय का ख्याल गाएंगे। उसके बाद एक मध्य लय या फिर द्रुत की बंदिश शुरू करेंगे और उसका टेम्पो इंक्रीज करेंगे, ये सब करेंगे।
लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपके पास 15 मिनट का समय है, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं एक बराबर का यानी द्रुत लय की कॉम्पोजिशन सुनाकर उसमें थोड़ा सा उपज करूं यानी आलापचारी करूं और उसके बाद उसमें तान सरगम करूं। तो ये आपके समय के ऊपर है कि आपको कितना समय मिला हुआ प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यूजुअली जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तो जो इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बड़ा ख्याल नहीं सिखाता, क्योंकि अभी उनको सबसे पहले सुर का नॉलेज और अलंकार का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे उनको फिर जो, जैसे अब रति है मेरी स्टूडेंट, तो ये जब शुरू की थी तब इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि भैया सेट ऑफ नोट्स हैं, इसको कैसे रियाज करोगे। अलंकार कुछ पलटे लिखवा दिए थे, सपाट तान लिखवा दिया था, अलग अलग वैरायटी ऑफ तान लिखवा दिया और उसको रियाज करो बस। लेकिन जैसे जैसे इसने इम्प्रूव किया वैसे वैसे मैंने इनका लेवल जो है इनका बैच अलग कर दिया और इनको मैंने फिर बड़ा ख्याल सिखाना शुरू किया और अभी अंडर प्रोसेस है और अच्छा ग्रास्प है इसका और उम्मीद बहुत है कि ये ठीक से इसको कर लेगी। इसके लिए मैं उसको सही से बताऊं कि अब जैसे हम बड़ा ख्याल गा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो है मुखड़ा बोलकर सम पर आए 48 मुद्रा में और उसके बाद सा का बढ़त किया। इसमें भी एक सिस्टम है अनुपमा जी, ये भी सिस्टम बाउंड है कि आप कैसे बढ़त करेंगे। सबसे पहले का बढ़त है, उसके बाद मंद तक में पंचम अगर राग में आता है या जो इम्पोर्टेंट नोट है वादी समाधि जो भी है उसका बढ़त होगा। और वादी समाधि के अलावा भी जो राग का जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको हम स्टेशन बनाकर उसके ऊपर हम बढ़त कर सकते हैं, उस पर उपज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम सा पर वापस आएंगे जब एक दो आवर्ती के बाद, तो हमारा जो बढ़त करने का जो टेम्पो है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे जी आप दीजिए। अभी समय हो रहा है जैसे कैसे जा राग मधुबंती सखी बीच डगर मगर रो के था कैसे जा। अब सम पे आ गए, अब सा का बढ़त या आकार फॉर्म में करिए या शब्दों को लेकर करिए। कैसे जा कैसे अब मुखड़ा आया कैसे अब नीचे पंचम पे सखे रे सखे रे बीच डगर मगर रो के। अब मुखड़ा आया सा पे आ गए कैसे
ऐसे, है ना। अब आपके टैलेंट आपकी शिक्षा के ऊपर है कि आप कहाँ कहाँ उपज कर सकते हैं। जा सा बीच डगर मगरो के खारो कैसे जान। ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोसीजर है जो आपको गुरु बताएगा, और उसके वो एक आपको एक पिक्चर देगा। अब उस पिक्चर के ऊपर बेस्ड आपको अपनी फीलिंग्स निकालनी है। उसने एक सिस्टम आपको बता दिया, अब आपको अपने रियाज करते करते अपना उसमें एक कंट्रीब्यूशन डालना है कि मैं सा को कैसे देखती हूँ, मैं पंचम को कैसे देखती हूँ, इस तरीके से मैं ऋषभ को कैसे देखती हूँ। दूसरा, हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही खूबसूरती से और एकदम क्लियरली आपने बताया। इसमें दो इसके और हैं कि आर्टिस्टिक वे में तान गाने के लिए किस तरह से अभ्यास करें, और इसी से जुड़ा हुआ है कि गमक एनहांस कैसे किया जाए। आर्टिस्टिक वे में तान, और पहले तो गमक एनहांस करने के लिए सुबह उठ के पहले खरज का रियाज करो भैया। जब खरज बोलेगा तब गमक भी बोलेगा, क्योंकि गमक जो है वो खरज से ही उत्पन्न होता है। मध्य सप्तक और तार सप्तक में कोई गमक नहीं चलता उतना, और चलेगा भी तभी जब आपका खरज बहुत स्ट्रांग होगा। जितने भी ध्रुपद सिंगर हैं उन लोगों का बेस कितना होता है, कैसे वो करते हैं। वो सुबह सुबह जो है जब गला हम लोग सोकर उठते हैं तो गला हमारा बैठा होता है, उस वक्त मंद्र सप्तक का रियाज जो है ना वो सबसे अति उत्तम समय है। और मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूँ कि जब हम अपने बाल्य अवस्था की बात कर रहा हूँ, कि जब हम छोटे थे और हम अपने दादाजी के पास बनारस जाते थे अपने समर ब्रेक में, समर वेकेशन में, तो उनके पास ही सोते थे, और वो सुबह सुबह 4 बजे उठाते थे हमें रियाज करने के लिए। और उनका जो तरीका था वो ये था कि भाई सुबह सुबह रियाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त प्रातः काल जितने भी देवी देवता हैं वो गंगा स्नान करने जाते हैं, वो तुम्हारा रियाज सुनेंगे तो तुमको आशीर्वाद बरसाएंगे। उस वक्त लगता था कि दादाजी ये क्या बोल रहे हैं और ये इसका क्या इससे मतलब है, लेकिन आज जब हम संगीत में पूरी तरह से आ गए हैं तब हमें इसका मतलब समझ आता है कि संगीत जो है वो आध्यात्मिक है, और सुर जो है वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ही दिया हुआ एक प्रसाद है, और आज वो एहसास होता है। तो जितना भी चीज है ना जो सुबह आप पा जाते हैं ना अपने रियाज में, जब आप सुबह उठकर रियाज करते हैं और उसका जो अनुभूति होता है और रियाज करने के बाद जो आपकी फीलिंग है वो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, एक बात। और जो गमक की बात है वो गमक का रियाज के लिए उस हद तक रियाज करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक पार्ट है कि मैंने इतना किया तो इसमें ये आ जाएगा, उतना किया तो उसमें वो खटका मुर्गी, ये इतने करने में इतना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ को करने के लिए उतनी पहले तप करनी पड़ेगी, अपना पुरुषार्थ पूरा करना पड़ेगा, अपने आप को उतना तपाना पड़ेगा। जब लोहे को जितना तपाते हैं तभी वो आकार बनाता है, उतना तपाना पड़ेगा। संगीत में उतना रियाज करना पड़ेगा, चाहे आपको कितने जन्म लग जाए। मियां तानसेन जी जो संगीत सम्राट, एक अपने आप में एक इतने बड़े व्यक्ति हुए कि उनसे हम लोग सब प्रेरित होते हैं। आजकल के सभी म्यूजिशियन, सभी लोग प्रेरित होता है कि तानसेन जैसा कोई नहीं था। वो भी अपने लास्ट मोमेंट पर, डेथ बेड पर, जब उनसे पूछा गया कि तानसेन जी आप तो संगीत के मतलब आपने ध्वज फहरा दिया कि उसी ध्वज को लेकर पूरी दुनिया आगे चलेगी, ऐसा ध्वज आपने फहरा दिया, आपने क्या पाया? तो उन्होंने पता क्या कहा कि इस जन्म में मैंने थोड़ा थोड़ा गंधार लगाने की पहचान पाई है, अब मुझे 7 जन्म लगेंगे 7 सुर समझने के लिए।
तो जब इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट लास्ट मोमेंट पे जो बोला, वो कभी भी आखिरी समय में आदमी झूठ नहीं बोलता, तो उस इंसान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? पहले वहां तक तो करके तो दिखाएं, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। पहले संगीत करेंगे, तब उसके अंदर के पार्टिकल्स जो है ना सारे निकल कर बाहर आएंगे। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल गेट टू नो ऑल द फाइनर नुआंसेस। जितने भी इंट्रिकेट चीजें हैं तो फिर बाद में निकल कर आती है, चाहे वो गमक हो, चाहे वो खटका हो, चाहे वो मुर्की हो। उसके लिए आपको उतना पहले तपना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने मैजिक वॉन्ड किया और बंदा सामने वाला बन गया गवैया। हाँ, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे संगीत का जो भाव से संबंध है उसके ऊपर आधारित है। एक निवेदिता सिंह जी हैं। हाँ जी। निवेदिता सिंह जी लिखती हैं कि नमस्कार रितेश जी, आई एम a disciple of Pandit Ganesh Prasad Ji Sharma and professor of music at Punjab University Patiala. Ji. My question is that classical music is considered to be an abstract art form. The feelings expressed through classical music, how they are distinguished than other music forms? Please guide. Classical music से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो दूसरे म्यूजिक फॉर्म से जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे अलग कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है निवेदिता जी का। और निवेदिता जी को मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इनके जो भाई हैं अलंकार सिंह जी, उनसे बहुत ही अच्छे से परिचित हूँ। और गणेश प्रसाद शर्मा जी तो बहुत हमारे भी गुरु तुल्य थे, और हम लोगों ने उनके यहाँ जाकर अंबाला में कई दफा परफॉर्म किया है। तो वी आर फॉर्चुनेट। और निवेदिता जी से का जो सवाल है उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप सवाल दोबारा दोहराएंगे? जी, इन्होंने पूछा है कि क्लासिकल म्यूजिक इज कंसिडर्ड टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म। जी, अब इस पर मैं बात करता हूँ कि अगर वो जो भी चीज अगर एब्स्ट्रैक्ट भी होती है, जैसे हम कोई पेंटिंग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी कैसे भी, लेकिन वो भी एक फ्रेम में होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट को भी एक फ्रेम में ही रखकर एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। विदाउट फ्रेम आप किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और वो जो फ्रेम है ना, वो राग है, और वो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो राग में चलने के तरीके हैं। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसको एक फ्रेम में रखना ही पड़ेगा, तभी वो समझ आएगा कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट है, हाँ ये पेंटिंग है, हाँ ये है। कोई फ्रेम, और आपके विजन में ही वो फ्रेम बन जाता है, और वो फ्रेम रागों का फ्रेम होता है। जी, मतलब अनुशासन की जो अति एक्सट्रीम होता है वो कहीं ना कहीं स्वच्छंद बना देता है। मतलब उसको आप एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक, हमारा म्यूजिक में ना एब्स्ट्रैक्ट तो तब आता है जब आप राग के दायरे में रहकर आप किसी भी अपने तरीके से जब आप घूमेंगे, आपके अपने इच्छा अनुसार, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि आप किसी भी सुर में जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें राग नहीं बिगड़ना चाहिए। राग के दायरे में, राग के डिसिप्लिन में रह के आप जितना मर्जी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाइए ना, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन राग नहीं बिगड़ना। और राग के उस राग के साथ साथ दूसरे राग की छवि ना आ जाए उसमें, तब तक ये एब्स्ट्रैक्ट ठीक है। लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी आपके पास एक सही सा पेंट, सही सा ब्रश, सही सा फ्रेम होना चाहिए। और वो सही पेंट यानी कि आपका जो फ्रेम है वो है आपका राग, आपके पास जो ब्रश है और जो पेंट है वो आपका वो है अनुशासन सिस्टम, आरोह अवरोह और राग में चलने के पकड़ और ये सब चीजें। अब इसको रखकर आप अपना हाथ हिलाइए और फ्रेम से बाहर जाना नहीं चाहिए। उसको कहेंगे जी। तो कुछ चीजें जो है हमारे संगीत, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम एक राग, एक थाट में से कई राग निकले हुए हैं। हम एक राग को गा रहे हैं और
गाते गाते ऐसा ना हो कि किसी और राग की छवि उसमें आ जाए। तो ये सब चीजें जो है, ये जो बातें हैं, ये आपको गुरु बताते हैं जब आप उतने गूढ़ तरीके से, उतने डिटेल्ड वे में संगीत को सीखते हैं। तो आपको पता चलता है कि मेरा मूवमेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट, वो कितना कितना होना चाहिए, कितना लिबर्टी मैं ले सकती हूँ इस राग में, कहाँ कहाँ ले सकती हूँ। ये सारी चीजें गुरु बताएगा कि यहाँ पर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर मत लेना, यहाँ पर दूसरे राग की छाया आ जाएगी। ये बात है। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, जो इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि हर इंसान के अंदर भाव होते हैं मूल रूप से, और जो शास्त्रीय आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे इंसान के, मनुष्य के अंदर 9 भाव होते हैं। प्रेम का है या उत्साह का है। तो ये जो इससे ही उत्पन्न होते हैं नवरस। एक क्वेश्चन ये आया है पंडित जी कि ये जो नवरस का संबंध है, ये शास्त्रीय रागों से किस एक्सटेंट तक, मतलब आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, यानी रागों के माध्यम से? जी, शास्त्रीय संगीत में इसे रागों के भाव में नहीं जोड़ा जा सकता, रस को बंदिशों के भाव में जोड़ा जा सकता है। अच्छा, आप एक ही राग में अलग अलग रस के दो अलग अलग रस के बंदिश कंपोज कर सकते हैं। और जो ज्यादा प्रचलित जो 3 रस हैं, उसी पर ही आज तक कार्रवाई हुई है या कॉम्पोजिशन बने हैं। और वो है, सबसे पहला श्रृंगार रस, दूसरा है भक्ति रस, और तीसरा है वीर रस। अब आप हास्य रस पे आप कंपोजिशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये हास्य का विषय है, ये हास्य का विषय है, ये तो प्रार्थना का विषय है, ये श्रृंगार का विषय है, ये अपने पांडित्य को दिखाने का विषय है, यानी वीरता भी दिखाना है कि हम कितना वीर हैं। हाँ, तो ये 3 रस जो है वो हमारे म्यूजिक में बहुत ज्यादा मतलब कारगर साबित हुई है। जी, श्रृंगार, भक्ति और कौन सा बताया आपने? वीर रस। जी, बहुत अच्छा जवाब है। एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि क्लासिकल म्यूजिक से इमोशंस, यानी जो भाव है, इसकी समझ आपको कैसे आई? तो क्या आप कोई उदाहरण के साथ, मतलब अपनी जिंदगी का कोई आप उदाहरण दे सकते हैं, या आप यहाँ पर कुछ प्रदर्शित करके आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को? कि बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं हमारे लाइफ में जिसने हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के ही गए, जो हमेशा कुछ सिखा के ही हमें गया। और उसमें से एक बहुत पुरानी बात है, मैं आपको बताऊं, समवेयर इन 91 हम पिताजी के साथ, हम उस वक्त वोकल सपोर्ट पे मैं और भाई उनके साथ जाते थे, तानपुरा भी बजाते थे और गाते भी थे बहुत सारी जगह। तो एक हम जर्मनी गए हुए थे, जर्मनी में एक जगह है हैम्बर्ग, वहां पर हमारा एक कार्यक्रम था। और वहां का एक बहुत दिलचस्प बात यह था कि उस दिन पिताजी ने ग्रीन रूम में ये डिसाइड किया कि हम राग झंझोटी गाएंगे। तो झंझोटी का उन्होंने थोड़ा सा ट्यून वगैरह किया, स्वरमंडल, और थोड़ा सा देखा। उसके बाद जब स्टेज पर गए तो जब बड़ा ख्याल गा रहे थे तो उस वक्त उसको इतना इलेबोरेट कर दिया राग को कि मतलब उसका एक एक कण कण समझ आने लगा। मतलब कि ऐसा लगा कि यार, मतलब यही शिक्षा है कि जो प्रेजेंटेशन है आप उसके ऊपर इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए, तो वो मतलब कि हम लोग झंझोटी वैसे ही सीख गए, वहीं से हमें उन्होंने बताया नहीं, हमने वैसे ही सीख लिया। उन्होंने उसको इतना फैला दिया। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ऑन द स्पॉट बैठे बैठे स्टेज पे गाते गाते उन्होंने बराबर का कॉम्पोजिशन कंपोज किया, लिरिक्स सोचा और उसको कंपोज करके गा भी दिया। ये क्या बात है। अब तीसरी अनोखी बात क्या हुई कि इतना धुआंधार 2-2.5 घंटे का परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने फिनिश किया तो हालांकि ऑडियंस पूरा हाउसफुल था, लेकिन किसी ने भी, एक आदमी ने भी क्लैप नहीं किया।
तो हम लोगों को बहुत अच्छा। डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार मतलब हम्म। इतना धुआंधार कार्यक्रम, ऐसा राग और ऐसा प्रेजेंटेशन, और ऐसे में किसी ने ताली नहीं बजाया। तो हम लोग स्टेज से उठ में आ गए। तो जो ऑर्गेनाइजर आए उन लोगों से हम लोग मिले और हमने कहा कि लगता है कि ऑडियंस को हमारी ये पसंद नहीं आई, हम्म। परफॉर्म किया, क्योंकि किसी ने जी। क्लैप नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम्म। इन्होंने क्लैप इसलिए नहीं किया ऑडियंस ने, क्योंकि ये लोगों ने जो आपने जो हारमोनी बनाई थी अपने संगीत से, उसको क्लैप के साउंड से ब्रेक नहीं करना चाहते थे और वो उसको घर लेकर जाना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप चले भी गए। ये वाह। कितना बड़ा compliment है। और वो बहुत 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 से बड़ा। उसके बाद से हम लोग हम्म। अक्सर अपने कार्यक्रम में पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि हम्म। कोशिश करिएगा कि हम्म। ताली मत बजाइएगा। हम्म। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है ना, जब अपना आर्ट फॉर्म प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट करता है, तो वो इतना इन्वॉल्व होकर उसको करता है कि आप उसका जो इतना माहौल में, वायुमंडल में एक जो माहौल बन जाता है, एक हार्मनी क्रिएट हो जाता है, वो सच में एक अब्स्ट्रैक्ट साउंड से, यानी ताली के गड़गड़ाहट से वो सब कुछ टूट जाता है और फिर वो उसको हाँ, ये वो दिमाग से उसके निकल जाता है। तो ये जी। कितना मतलब एक दिलचस्प और एक एक सिखा देने वाला मोमेंट था कि ये कितना बड़ा शिक्षा देके गया कि एक विदेश में लोग ऐसा समझते हैं संगीत को, ऐसे सुनते हैं। ये कितनी जी। बड़ी बात है। जी। एक कुछ सवाल जो है ये कर्नाटक संगीत के भी आ रहे हैं, बहुत इजी लग रहा है, आप शायद बता पाएंगे कि ये है स्वाति शर्मा जी कि क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के रागों के भाव एक दूसरे से भिन्न होते हैं? ये मतलब एक ही बात, आप बताएं। ये एक्चुअली आप ही बता दीजिए आप। नहीं नहीं। नहीं, यहाँ आप हैं हमारे मुख्य वक्ता, तो आप ही बताएं। मुझे ये लगता है कि जो कर्नाटकी संगीत है वो और हिंदुस्तानी संगीत, उसमें जो राग बने हुए हैं उसमें थाट एक जैसे हैं, रागों की संरचना भी एक जैसी है, खाली जो गायन शैली है उसमें अंतर मुझे लगता है कि थोड़ा है। बिल्कुल आपने सही। जो कर्नाटक संगीत है उसमें भाव की बंधा बंधाया ज्यादा लगता है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी है जिसमें कल्पना का अंश अधिक है। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कर्नाटिक म्यूजिक इज मोर रिदम बेस्ड एंड आवर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज मूड बेस्ड, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल, यही हमारा भी मत है। ऐसे क्वेश्चन कई आ रहे थे इसलिए मैंने कहा हम पूछ ही लेते हैं एक बार। उनका संगीत रिदम बेस्ड ज्यादा है और हमारा संगीत मूड बेस्ड ज्यादा है। बाकी संगीत तो धारा प्रवाह हर जगह एक ही जैसी है और अच्छा है तभी आज तक है। अगर अच्छा नहीं होता तो आज तक नहीं होता। इसलिए अगर अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है किसी भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक को। जी जी। एक क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि रियाज करते करते, अभी नाम मिल जाएगा, रियाज करते करते मन बड़ा भटकता है इधर उधर, और फोकस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि जब हम खुद गाते हैं तो आनंद की अनुभूति नहीं होती है, ऐसा तो उसमें एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए? ऐसा सवाल अच्छा मैंने अपने अभी खुद से किया था कि मैं जब रियाज करने बैठता हूँ तो मुझे ना बिल्कुल ध्यान बहुत बढ़ता है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले दीवार की तरफ शक्ल करके बैठो। और ये हरसिमरन दीप सिंह जी हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है कि आंख बंद करके गाओ, आंख बंद करके रियाज करो। जब आंख बंद रहेगा तब ये हरसिमरन दीप सिंह जी हैं। हाँ जी, तो ये एकाग्रता अगर आएगी वो कभी तब आती है जब आप आंख बंद करके आप जब रियाज करते हैं तब आप एकाग्र हो सकते हैं। जी 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 ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल तो यहाँ मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं।
आज के लिए इतना काफी है। आप कुछ हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि हमने संगीत के बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर बात की है। बस जाते जाते अच्छा। मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि साध रे मन सुर को साध रे, एक ये मन आप प्लीज हमें सुना दीजिए। ये पंडित राजन साजन मिश्रा जी की बंदिश है, सुर संगम मूवी आई थी, उसके बहुत ही बेहतरीन। तो मैं आपको इसका 2 लाइन सुना देता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। जी। ना रे ना रे साधरे 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 मन सुर को साधरे साधरे मन सुर को साधरे, एक मन को दूसरे से बांध रे, साधरे मन सुर को साधरे। तान है सूरज किरण, तान है सूरज किरण, आलाप नीलम का गगन, आलाप नीलम का गगन, अब उदय अंकुर धरा पर बांध ऐसा राग रे, साधरे मन सुर को साधरे साधरे साधरे। थैंक यू। धन्यवाद पंडित जी। एकदम आपको सुन के ऐसा लगा कि जैसे पंडित राजन साजन मिश्रा जी को ही सुन रहे हैं। वो अभी मुझे भव्या जी ने कहा था कि शायद वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पता नहीं वो आए नहीं, आ जाते तो हम के भी दर्शन कर लेते आज। कुछ हम लोग के कुछ गेस्ट लोग आ गए तो इसलिए थोड़ा नहीं आ पाए। अच्छा, चलिए फिर कभी उनके साथ भी रखेंगे। तो हमें आज जितने भी ऑडियंस है, श्रोता है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर लाभान्वित हुए होंगे पंडित रितेश मिश्रा जी के। हालांकि ये हमने बिल्कुल ये वक्तव्य नहीं था, ये एक तरह से हमारी बातचीत थी ये एक, और संगीत और मनोभाव आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे मिलते हैं, इस पर तो हमने बात की ही, समझा ही। लेकिन इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि शास्त्रीय संगीत जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सभी प्रकार के संगीत जो है। जी अनुपमा जी, जी चीज कहना चाहता हूँ कि जी बताएं। मन यही तू ध्यान रख, सुर की सही पहचान, सुर की सही पहचान रख। बिल्कुल, जो पर सुर रहेगा साध रे, तो साध रे, बिल्कुल सुर रहेगा आबाद रे। तो ये सुर जो है वो हमारी जिंदगी में केवल संगीत के सुर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं,
वहाँ पे तरह तरह के सुर जो हमारे बिखरे हुए हैं वो सभी सध जाएं, हमारी यही मनोकामना है। और आपने इतना उत्तम वक्तव्य हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पेश किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो और मच। उम्मीद करते हैं कि हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे, हम फिर से सेशन 2 रख सकते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारी आधी अधूरी बातें जो हैं वो अभी तो हम दूसरों के क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहे थे, हमारी अपनी बहुत सारी चीजें ही गई। तो आपसे फिर से मिलते हैं। तो अब आई इनवाइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक सोसाइटी तरन्नुम, स्नेहा सारिया, to give vote of thanks. Thank you so much, sir, for your enlightening words. I hope this session has enriched all of us with in-depth knowledge about the realms of classical music and human psyche. On behalf of all the students and faculty members of Jesus and Mary College, I would like to thank Pandit Ritesh Mishra for taking his valuable time and consenting to be our chief speaker. Thank you. I thank Sister Rosalie for sharing your valuable time with us and gracing the occasion. I would like to give my heartfelt gratitude to our convener, Dr. Anupama Srivastava, for organizing this webinar, guiding us throughout, and always supporting and encouraging us. This would have been impossible without you, ma'am. Thank you. I thank Mrs. Lavanya for hosting the Google Meet and helping us with technical glitches. I thank Dr. Annie Bakshi for asking the queries on behalf of everyone. I thank Rati for the welcoming of Guruji. I thank all the Taranam singers who worked sincerely and diligently for this webinar. I thank Christina, Vice President of Taranam, who supported me and encouraged me all the time. Last but not the least, I would like to thank all of you, all the participants, for your valuable presence and making this webinar a grand success. Thank you so much. Thank you. And thank you so much, Saira, for leading. This is your first event you are organizing, and you are a good coordinator. You have done it very well. Thank you, Thank you, Ritesh ma'am. ji. Thank you, ji. Thank you. Namaskar. 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 Thank you.